सभी बच्चों को नमस्कार। इससे पहले 2 अध्याय हमने पढ़े। पहला अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, दूसरा अध्याय हमने पढ़ा जिसमें हमने विश्व की जनसंख्या वितरण और घनत्व से संबंधित जानकारी देखी, उनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न हमने देखे। आज हमारा इकाई नंबर 2 का जो तीसरा अध्याय है वो चालू करते हैं और उस तीसरे अध्याय का नाम है जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो इस पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे पिछले अध्याय में हमने देखा किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। आज हम पढ़ेंगे कि जितनी जनसंख्या किसी क्षेत्र में निवास करती है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे आप ये मान लें किसी प्रदेश की जनसंख्या में आप संगठन की जब भी बात आती है तो ये कहते हैं कि उस टोटल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी है, महिला जनसंख्या कितनी है, फिर उनके आयु अनुपात क्या है, फिर उनके पिरामिड की बात करते हैं, कितने लोग साक्षर हैं उसकी बात करते हैं, कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, कौन से व्यवसाय से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब किसी भी प्रदेश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की जो संरचना देखते हैं या उस जनसंख्या की विशेषताएं देखते हैं और उन विशेषताओं के आधार पर हम उसके संगठन की जानकारी लेते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, यानी किसी भी प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं या कौन कौन से कारक जो है वो शामिल है जिनका अपन अध्ययन करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। देखो इस पूरे चैप्टर में यानी जनसंख्या संगठन में हमें क्या क्या चीज़ जाननी है। सबसे पहला सवाल तो हमें ये जानना है कि वास्तव में जनसंख्या संगठन का मतलब क्या होता है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ जानने के बाद उस टोटल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिला जनसंख्या कितनी है इस बात को अपन देखेंगे। इसको लिंगानुपात बोलते हैं। पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, या ये कहें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या जो है उसको लिंग संरचना या लिंगानुपात बोलते हैं। और लिंगानुपात को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इस अध्याय का जो तीसरा बिंदु होगा वो आयु संरचना होगा कि टोटल जनसंख्या में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं और किस आयु वर्ग में कितने पुरुष हैं और किस आयु वर्ग में कितनी महिलाएं। इसका मतलब इसमें आयु संरचना की अपन बात करेंगे। आयु संरचना और लिंग के आधार पर दोनों को मिलाकर अपन एक पिरामिड बनाएंगे जिसको जनसंख्या पिरामिड के नाम से भी जाने जाते हैं। त्रिभुजाकार पिरामिड देखेंगे, घंटे आकार के पिरामिड देखेंगे। इस तरह की जानकारी हम आयु पिरामिड में लेंगे। कौन सा पिरामिड जनसंख्या की कौन सी विशेषताओं को बताएगा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। टोटल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, दोनों की विशेषताएं क्या है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा बिंदु होगा वो होगा व्यवसायिक संरचना, यानी किसी प्रदेश की जनसंख्या में कितने लोग कौन से व्यवसाय से जुड़े हैं, प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हैं या द्वितीयक व्यवसाय से जुड़े हैं, ग्रामीण लोग कौन से व्यवसाय से संबंधित हैं और शहरी लोग कौन से व्यवसाय से संबंधित हैं। ये सारी बातें हम व्यवसायिक संरचना में पढ़ेंगे। 7वां बिंदु हम हल्का सा देखेंगे साक्षरता, यानी किसी प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी साक्षर है या उसकी साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता से समाज के अंदर या व्यक्ति के व्यक्तित्व में कौन कौन से बदलाव आते हैं, ये सारी जानकारी हम साक्षरता वाले टॉपिक पर देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या संगठन का तात्पर्य क्या हुआ, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या जो है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और एक प्रदेश की जनसंख्या दूसरी प्रदेश की जनसंख्या से किस प्रकार भिन्नता रखती है। ये सारी बातें अपन जनसंख्या संगठन में पढ़ेंगे। तो सरसरी नज़र से अगर अपन देखें तो सबसे पहला सवाल हमारा होगा कि जनसंख्या संगठन जो है वो वास्तव में क्या है। फिर उस जनसंख्या संगठन में सबसे पहले अपन लिंग संगठन यानी लिंगानुपात पढ़ेंगे, फिर आयु संरचना पढ़ेंगे, फिर आयु और लिंग अनुपात दोनों से पिरामिड बनाएंगे, फिर उनमें से ग्रामीण कितने हैं और नगरीय जनसंख्या कितनी है ये सारी जानकारी लेंगे। फिर व्यवसाय संगठन कैसा है, कितने लोग प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हैं, कितने द्वितीयक व्यवसाय से जुड़े हैं, ये सारी जानकारी इसमें लेंगे। अगला बिंदु हम देखेंगे साक्षरता। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तव में जनसंख्या संगठन क्या है, यानी ये जो हेडिंग है हमारा टॉपिक है इसका तात्पर्य क्या है, यानी जनसंख्या संगठन क्या है। तो सबसे पहले हम ये बिंदु यहाँ पर नोट करते हैं और इसको समझते हैं कि जनसंख्या संगठन क्या है।
इसकी परिभाषा जानने से पहले अपने दिमाग में ये लेके आओ, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में आपको कौन कौन सी विशेषताएं या भिन्नताएं नजर आती हैं, उन सब विशेषताओं और भिन्नताओं को एक साथ पढ़ना उस प्रदेश की जनसंख्या का संगठन है। तो अपन ये मान ले, जैसे किसी भी प्रदेश की अगर बात करें और उस प्रदेश में कितने लोग निवास करते हैं उनकी बात करें, और उन लोगों में से अपन ये देखें स्त्री और पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, आयु वर्ग संरचना यानी कौन से आयु वर्ग में कितने लोग रहते हैं, उनके व्यवसाय कौन से हैं, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, उनकी जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की इच्छा निम्न है या उच्च है, आवासों के आधार पर अन्य क्षेत्रों से वो किस प्रकार अलग है। यानी कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि उनकी जो जननांगीय विशेषताएं हैं उन सबको सामूहिक रूप से किसी भी प्रदेश की जनसंख्या संगठन में शामिल करते हैं। तो अगर हमसे कोई परिभाषा पूछ ले कि जनसंख्या संगठन क्या है, तो परिभाषा अपन ऐसे बताएंगे, किसी भी प्रदेश की निवासित जनसंख्या में स्त्री पुरुष की संख्या, लिंग अनुपात, आयु वर्ग संरचना, उनके व्यवसाय, शिक्षा का स्तर, उनके जीवन की प्रत्याशा, आवासों के आधार पर अन्य क्षेत्रों से पृथक्करण, या ये माने कि उस प्रदेश की विशिष्ट जननांग की विशेषताओं को शामिल रूप से हम जनसंख्या संगठन में शामिल करते हैं। अब वापस एक बार जनसंख्या संगठन में हम कौन कौन से बिंदु पढ़ने वाले हैं, उस प्रदेश का लिंगानुपात यानी पुरुष और स्त्री की संख्या कितनी है, किस आयु वर्ग में कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसमें लिंग अनुपात और आयु वर्ग दोनों शामिल करेंगे, ग्रामीण और नगरों का संगठन क्या है ये पढ़ेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे व्यावसायिक संरचना, और एक छोटा सा हमारा बिंदु रहेगा साक्षरता। तो ये हमारा चैप्टर है जनसंख्या संगठन। इसमें कुल मिलाकर अपने इतने बिंदु की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि वास्तव में जनसंख्या संगठन क्या है। तो आप ये बोलेंगे कि किसी भी प्रदेश की निवासित जनसंख्या में उसकी जो विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं वो सामूहिक रूप से जनसंख्या संगठन कहलाती। और ये सारी विशेषताएं क्या हैं, उस जनसंख्या में स्त्री पुरुष अनुपात, लिंग अनुपात, आयु वर्ग संरचना, उसके व्यवसाय, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा, आवास, और आवास के आधार पर अन्य क्षेत्रों से भिन्नताएं। तो ये था जनसंख्या संगठन। एक सवाल बन सकता है बोर्ड की परीक्षा में कि जनसंख्या संगठन से आपका क्या तात्पर्य है। तो इस तरह से हमें जनसंख्या संगठन को परिभाषित करना। अब हमारा सबसे पहला बिंदु रहेगा किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में स्त्री और पुरुष कितने हैं, यानी लिंगानुपात। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लिंगानुपात के बारे में देखते हैं। हाँ तो बेटा आगे समझते हैं आप ही के अंदाज में, एकदम मस्त फ्री माइंड होकर। हमारा जो टॉपिक था जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसके बारे में आपने कहा किसी भी प्रदेश की जो जनसंख्या है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनका सामूहिक रूप जो है वो जनसंख्या संगठन है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने जानी, जनसंख्या संगठन क्या है ये हमने जाना। दूसरा जो टॉपिक है लिंग संगठन यानी लिंगानुपात, उसके बारे में हम समझते हैं। केवल आप धैर्य से समझिए, सुनिए कि किस लिंगानुपात को आप कैसे परिभाषित करोगे, किसी भी प्रदेश के लिंगानुपात को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, ये सारी जानकारी एक सरल भाषा में हम सीखेंगे। तो लिंग संगठन या लिंगानुपात क्या होता है, तो आपसे कोई पूछे या आप कहें किसी भी प्रदेश की क्या होती है, जनसंख्या होती है। उस जनसंख्या में आप ये देखो महिला या पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है। ऊपर आप महिलाओं की संख्या रखें, नीचे पुरुषों की संख्या, दोनों का रेशियो रखें, या फिर उसको विपरीत कर दें। अलग अलग देशों में ये अलग अलग परिस्थितियां बनती और उसको अपन समझते हैं। तो वास्तव में लिंगानुपात या लिंग संगठन क्या होता है, प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें महिला व पुरुष की संख्या का अनुपात, यानी कहीं पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के सापेक्ष और कहीं पर पुरुषों की संख्या महिलाओं के सापेक्ष बताई जाती है। तो थोड़ा सा हम यूँ समझ लें कि लिंगानुपात जो है वो विश्व के कई देश जो हैं जहाँ महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा होती है और भारत जहाँ महिलाओं की संख्या क्या है कम, यहाँ इन दो देशों में या इन दो केस में लिंगानुपात का फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, थोड़ा सा ये देखते हैं। तो विश्व के जो कई विकसित देश हैं वहाँ पर महिलाओं की ज़्यादा संख्या होती है पुरुषों की बजाय, तो हमेशा पुरुष की संख्या महिलाओं के सापेक्ष बताई जाती है। जबकि भारत में पुरुष जनसंख्या ज़्यादा होती है तो यहाँ महिलाओं की संख्या को पुरुषों की संख्या के सापेक्ष बताया जाता है।
आप यूँ समझिए। चलिए एक बार भारत को अपन थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इधर आओ। विश्व के कई देशों की अगर बात करें तो लिंगानुपात निकालने के लिए आप ये कहोगे पुरुष जनसंख्या बटे महिलाओं की जनसंख्या और गुणा 100। ये जरूर ध्यान रखना, कई बार प्रतिशत के चक्कर में हम यहाँ 100 लगा देते हैं। कई देश 100 जनसंख्या जो है वो 100 पर भी बताई जाती है, लेकिन आप याद रखना सामान्यतया लिंगानुपात में 1000 के ऊपर अपन व्यक्त करते हैं। तो लिंगानुपात जो है विश्व के कई देशों में पुरुष जनसंख्या बटे महिला जनसंख्या गुणा 1000, यानी यहाँ याद रखिए महिलाओं की जनसंख्या के सापेक्ष पुरुषों की जनसंख्या को व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ पुरुष जनसंख्या कम है और महिला जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, और प्रति 1000 अपन व्यक्त करेंगे। आप यूँ मान लीजिए नीचे वाली जो महिला जनसंख्या आप इसको फिक्स कर दो कि अगर महिला जनसंख्या जो है वो 1000 है, तो मैं इस फॉर्मूले में महिला जनसंख्या की जगह अगर 1000 लिखूं तो देखो लिंगानुपात बराबर क्या आएगा, पुरुष जनसंख्या बटे महिलाओं की जगह मैंने कितना लिख दिया 1000, और गुणा पहले से आपने फॉर्मूले में कितना लगाया 1000। जब आपने महिलाओं की जनसंख्या को 1000 रख दिया और गुणा में 1000 है तो दोनों ये आपस में कट जाएंगे। तो आपने क्या देखा, लिंगानुपात के बराबर क्या बच गई, पुरुष जनसंख्या। तो वास्तव में लिंगानुपात जो है विश्व के कई देशों में वो किसकी जनसंख्या होती है, पुरुषों की जनसंख्या। बताइए जब महिलाओं की जनसंख्या को आपने फिक्स कर दिया 1000, तो पुरुषों की जनसंख्या जो है वही क्या बन जाती है, लिंगानुपात। तो यहाँ सिंपली से अपन बोल सकते हैं कि जब महिलाओं की संख्या 1000 थी उस समय पुरुषों की जनसंख्या ही क्या कहलाती है, लिंगानुपात। तो इन सरल शब्दों में अपन ये कह सकते हैं प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुष की जो जनसंख्या है वो बराबर होती है किसके, लिंगानुपात के। चलिए अगर यहाँ थोड़ा समझ में कम आया तो अपन भारत के संदर्भ में समझ लेते हैं कि भारत में पुरुष जनसंख्या महिलाओं के सापेक्ष क्या है, ज़्यादा। तो ऊपर हमेशा कम वाली संख्या अपन रखेंगे। तो भारत के संदर्भ में लिंगानुपात का फॉर्मूला हो जाएगा महिलाओं की कुल जनसंख्या बटे पुरुषों की कुल जनसंख्या और गुणा 1000। थोड़ा यूँ समझिए, हम यहाँ पुरुष की जनसंख्या को 1000 मान लें, फिक्स कर दें। यदि पुरुष जनसंख्या 1000 है तो मैंने पुरुषों की जनसंख्या के नीचे क्या लिख दिया 1000, तो ऊपर क्या आएगी महिलाओं की जनसंख्या। तो लिंगानुपात और बराबर गुणा में कितना 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा। तो बताओ यहाँ लिंगानुपात के बराबर केवल क्या बची, महिला जनसंख्या। यानी वास्तव में लिंगानुपात महिला जनसंख्या ही है, लेकिन कब, जब पुरुषों की जनसंख्या को कितना मान लें 1000। तो यूँ मानिए भारत के संदर्भ में लिंगानुपात हो गया प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या, जबकि विश्व के संदर्भ में देखें तो प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की जनसंख्या। यानी यूँ मानिए कि प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की जनसंख्या ये विश्व के संदर्भ में, और पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ये भारत के संदर्भ में। कहने का मतलब क्या है, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में महिला और पुरुष की संख्या का जो अनुपात है वो ही क्या है, लिंगानुपात, यानी लिंग संगठन। आप इसको पुरुषों के सापेक्ष बता सकते हैं, आप इसको महिलाओं के सापेक्ष बता सकते हैं, लेकिन सामान्यतः परिभाषित जब करते हैं तो प्रति 1000 इसको परिभाषित किया जाता है। इन दोनों तथ्यों से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में लिंगानुपात क्या है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर या प्रति 1000 महिलाओं पर, वापस समझिए आप, जैसे हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला था कि प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की जनसंख्या, तो यहाँ से देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या जो है वो क्या है, लिंगानुपात है। जबकि भारत के संदर्भ में अपन देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या, तो यहाँ देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यानी जब यहाँ पुरुष लेंगे तो यहाँ महिला, और यहाँ अगर महिला लेंगे तो यहाँ क्या लेंगे, पुरुष। वो क्या बन जाएगा, लिंगानुपात। आप सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हो किसी भी प्रदेश में महिला और पुरुष की संख्या का जो अनुपात है वो लिंगानुपात है। और किसी भी प्रदेश की सामाजिक स्थिति या सामाजिक सुदृढ़ता अगर जाननी है तो वहाँ का लिंगानुपात आपको सबसे ज़्यादा समझना है। अब लिंगानुपात को थोड़ा आगे समझते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक। चलिए बेटा, इस लिंगानुपात वाले टॉपिक को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी प्रदेश का लिंगानुपात जो है
वो किस तरह से कम हो जाता है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो लिंगानुपात को कम करते हैं, इस बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। तो लिंगानुपात कम होने के क्या कारण होते हैं? सामान्यतः पुरुष जनसंख्या पर महिलाओं की संख्या को अपन लिंगानुपात माने तो जिन प्रदेशों में परिस्थितियां महिलाओं के प्रतिकूल होती हैं वहाँ ऑटोमेटिक ही लिंगानुपात कम हो जाएगा, जबकि जिन प्रदेशों में महिलाओं के लिए स्थिति अनुकूल हो जाती है उस प्रदेश का लिंगानुपात ऑटोमेटिक ही अन्य प्रदेशों की तुलना में क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो लिंगानुपात कम होने के कारण अगर हमें देखने हैं तो हम उन बिंदुओं को फोकस करेंगे जिन बिंदुओं के कारण महिलाओं के लिए उस प्रदेश की परिस्थिति जो है वो प्रतिकूल बन जाती है। तो पहला बिंदु अगर देखें लिंगानुपात कम होने के कारण, तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी प्रदेश में अगर लिंग भेद अनियंत्रित हो जाए, यानी ये कहें अपन कि पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व देना अगर चालू कर दें तो उस समाज का लिंगानुपात जो है वो अनियंत्रित रूप से क्या हो जाएगा, कम। तो अगर समाज में लिंग भेद अनियंत्रित हो उससे भी लिंगानुपात थोड़ा सा कम हो जाता है या लिंगानुपात में कमी हो जाती है। अगला जो बिंदु है वो है स्त्री भ्रूण हत्या या फिर स्त्री शिशु हत्या। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, मानव की बुद्धि ने विकास किया है, वैसे वैसे ही अपराधों ने कई स्वरूप लिए हैं और मानव समाज के अंदर स्त्री भ्रूण हत्या यानी जो बेटी है या स्त्री भ्रूण है उसको माँ के पेट में ही नष्ट कर दिया जाता है, अनेक रासायनिक प्रोसेस से या अनेक फिजिकल प्रोसेस से नष्ट कर दिया जाता है। या फिर जन्म के बाद भी अगर जिन परिवारों में बच्चियों की संख्या या स्त्री शिशुओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वो कुपोषण के कारण या अन्य किसी कारण से वो मारे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्त्री भ्रूण हत्या या स्त्री शिशु हत्या भी लिंगानुपात को किसी भी प्रदेश में क्या कर देती है, कम। तो हमें अगर लिंगानुपात में सुधार करना है तो उस प्रदेश में सख्त कानून बनाकर भ्रूण हत्या और शिशु हत्या जैसे अपराधों पर हमें लगाम लगानी पड़ेगी। एक बिंदु अगर और देखें कि स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, अपन यूँ मान लें कि जिन परिवारों में दहेज के लिए या अन्य किसी भी कारणवश से महिलाओं पर क्या होते हैं, अत्याचार होते हैं और उन अत्याचारों की वजह से भी महिलाओं की जनसंख्या जो है वो क्या हो जाती है, कम, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लिंगानुपात को क्या कर देती है, कम। तो अगर किसी प्रदेश की हमें लिंगानुपात को सुधार करना है तो उस प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो हिंसात्मक रवैया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम। और अगर बिंदु देखें तो स्त्रियों की निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यानी समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है या फिर ये कहें महिला जो है वो पैसों के लिए या अर्थ के लिए पुरुषों पर निर्भर है। तो जब महिला जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है बल्कि परतंत्र है आर्थिक कंडीशन के कारण या आर्थिक स्थिति उसकी जो है वो पुरुषों पर निर्भर है। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन पुराने टाइम की अगर अपन बात करें तो स्त्री जो है वो अर्थ सहायता के लिए पुरुष पर निर्भर होती है, यानी पैसों के लिए वो पुरुष पर निर्भर है तो वो अच्छा खान पान नहीं कर पाती, तो वो उसकी जो आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं लिंगानुपात को थोड़ा सा क्या कर देती है, कम कर देती है, प्रभावित करती है। रोजगार उन्मुख स्थिति, यानी ये माने कि समाज की जो सोच है कि पुरुष जो है वो रोजगार के लिए जाएंगे जबकि महिलाएं घर पर काम करेंगी, ये पुरानी सोच है, वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो रोजगार उन्मुख स्थिति जो है वो भी स्त्री की सामाजिक स्थिति में गिरावट लाती है और कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति जब स्त्रियों की गिरती है तो उनकी संख्या भी ऑटोमेटिक रूप से क्या होती है, कम, यानी वो भी लिंगानुपात को कम कर देती है। अशिक्षा, यानी लोगों में जानकारी का अभाव मान ले या बौद्धिक विकास का कम होना मान ले, या जिन प्रदेशों में अशिक्षा है वो प्रदेश क्या है, रूढ़िवादी विचारधाराएं अपनाएंगी कि जो लड़कियां होती हैं वो पराया धन है जबकि लड़के जो होते हैं उन पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की ये सोच है कि वो पुत्र को पुत्री से अधिक क्या देने लग जाते हैं, प्राथमिकता। तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता भी लिंगानुपात को क्या कर देती है, कम। तो छोटी क्लासों में हमने या पीछे वाले क्लासों में हमने लिंगानुपात के कम होने के बहुत सारे कारण पढ़े थे। अगर हमसे कोई पूछ लिया जाए कि लिंगानुपात के कम होने वाले कोई 1 या 2 या 3 कारण लिखें तो आप इनमें से कोई 2-3 कारण बता सकते हैं। थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो किसी भी प्रदेश में जब लिंग भेद अनियंत्रित हो जाता है तो उस प्रदेश का लिंगानुपात ऑटोमेटिक कम हो जाता है। स्त्री भ्रूण हत्या या स्त्री शिशु हत्या से भी लिंगानुपात कम हो जाता है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लिंगानुपात को प्रभावित करती है।
अगर स्त्रियों की निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो भी लिंगानुपात को कम कर देती है। रोजगार उन्मुख स्थिति जो महिलाओं की है वो भी उनकी संख्या को कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। या फिर ये छोटा सा कारण अपन और दे सकते हैं कि अशिक्षा या रूढ़िवादी विचारधारा जो है, यानी पुत्री को कम महत्व देना और पुत्र को ज़्यादा महत्व देना, तो वो न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिंगानुपात को प्रभावित करता है। तो ये मोटे मोटे कारण हैं जो लिंगानुपात को कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं। अब आप कहते हो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात है वही क्या है, लिंगानुपात है। तो एक और कारक है जो लिंगानुपात को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अगर किसी भी प्रदेश में प्रवास हो जाए पुरुषों का या महिलाओं का, तो वो प्रवास भी उस प्रदेश में स्त्री पुरुषों की संख्या के अनुपात को परिवर्तित कर देता है। जैसे ये मान लीजिए किसी भी प्रदेश के अंदर अच्छी औद्योगिक क्रियाएं होती हैं और उन औद्योगिक एक्टिविटी में पुरुष का रोल क्या है, ज़्यादा, तो विदेशों से लोग उस प्रदेश में आकर बसना चालू कर देंगे, तो उस प्रदेश की जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक उस प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो क्या हो जाएगा, कम। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से अगर अपन देखें कि ये जो सारे फैक्टर हैं ये लिंगानुपात को कम करते हैं, एक और फैक्टर है वो भी लिंगानुपात को कम कर देता है। जैसे अपन ये मान ले अगर किसी भी प्रदेश में पुरुषों के सापेक्ष अपन महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात अगर माने, तो किसी भी प्रदेश में अगर पुरुषों की संख्या कैसे भी परिवर्तित हो जाती है तो लिंगानुपात बदल जाएगा। जैसे अपन यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात की ही बात कर ले, ये संयुक्त अरब अमीरात है, यह लिंगानुपात विश्व में सबसे कम क्यों हो जाता है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर पेट्रोलियम का उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा, और पेट्रोलियम के उत्पादन के कारण विश्व के अनेक देशों में जो कार्यशील पुरुष हैं वो रोजगार के लिए इस क्षेत्रों में क्या करते हैं, प्रवास, और यहाँ पर स्थायी रूप से बसना चालू कर देते हैं। तो इस प्रदेश की कार्यशील पुरुष जनसंख्या महिलाओं के सापेक्ष क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, यानी महिलाओं की संख्या कम हो जाती है, यानी लिंगानुपात कम होता है। तो एक और बिंदु हमें यहाँ से याद रखना है कि अगर किसी भी प्रदेश के अंदर पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास हो जाए, यानी वहाँ पुरुष जनसंख्या आकर बस जाए, तो महिलाओं की संख्या उनके सापेक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम, यानी वो भी लिंगानुपात को कम कर देते हैं। तो ध्यान रखना संयुक्त अरब अमीरात जो है उसका लिंगानुपात सबसे न्यूनतम क्यों है, क्योंकि विश्व के अनेक क्षेत्रों से जो कार्यशील पुरुष जनसंख्या है उनका उस स्थान पर चयनित प्रवास हो गया, और प्रवास में भी हमने पढ़ा था आप्रवास हो गया, यानी वहाँ पर पुरुष आकर बस गए स्थायी रूप से, तो उस प्रदेश की जो है वो लिंगानुपात क्या हो जाती है, कम। तो ये एक क्वेश्चन अपना यहाँ बन सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम क्यों हो गया, क्योंकि प्रदेशों से अन्य प्रदेशों से वहाँ जो है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित क्या हो गया, प्रवास। इसका मतलब स्त्रियों की संख्या पुरुषों के सापेक्ष क्या हो गई, कम, और लिंगानुपात क्या हो गया, कम। तो कहीं ना कहीं इन सभी कारणों के साथ साथ पुरुष कार्यशील जनसंख्या का प्रवास भी उस प्रदेश के लिंगानुपात को प्रभावित करता है, और ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा संयुक्त अरब अमीरात का। तो इसका स्क्रीनशॉट अपन ले, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो बेटा लिंगानुपात से संबंधित आगे वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगर लिंगानुपात से संबंधित हमसे कोई सवाल पूछा जाए कि लिंगानुपात में महाद्वीपीय दृष्टि से किस तरह से आप कम, न्यूनतम या अधिकतम बात करोगे, तो महाद्वीपों में अगर बात करें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कौन से महाद्वीप का है, यूरोप। ध्यान रखना यूरोप का लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसके कौन कौन से कारण आप देना चाहोगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। समाज में अगर महिलाओं की अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं तो वहाँ लिंगानुपात हमेशा ही अधिक पाया जाता है। या जिस प्रदेश के पुरुष जो हैं वो प्रवास कर जाए अन्य क्षेत्रों में, तो उस प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कम हो जाएगी, यानी लिंगानुपात क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ध्यान रखना स्त्रियों की संख्या पुरुषों के सापेक्ष जो है वो सामान्य क्या है, लिंगानुपात। तो महाद्वीपीय दृष्टि से अगर अपन देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात यूरोप का है। क्यों है, क्योंकि महिलाओं की उच्च सामाजिक स्थिति है, वहाँ पर महिलाएं जो हैं वो नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करती हैं, या ये कहें वहाँ सामाजिक जो है अपराध जो है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में क्या है, कम, यानी सुदृढ़ है, उनकी सामाजिक स्थिति जो है वो सुदृढ़ है, जो महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का एक
महत्वपूर्ण कारक बनती है, यानी लिंगानुपात को चेंज करती है। या फिर ये कह दें कि पुरुष जनसंख्या का वहाँ प्रवास हो जाए, और प्रवास का भी मतलब है उत्प्रवास हो जाए, यानी उस प्रदेश से जो पुरुष जनसंख्या कार्यशील वो अन्य क्षेत्रों में अगर चली जाती है तो भी लिंगानुपात बढ़ जाता है। तो आप जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप जो है, इसके जो देश हैं उन्होंने विश्व के कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया, यानी यूरोप महाद्वीपों से लोग जो है वो अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए, तो वो भी उनके लिंगानुपात को चेंज करने का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। सर्वाधिक के बाद अगला फैक्टर बनता है कि न्यूनतम लिंगानुपात कौन से महाद्वीप का है। तो आप न्यूनतम लिंगानुपात है वो एशिया महाद्वीप का बता सकते हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप का लिंगानुपात कम क्यों है, तो हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर पढ़ी कि एशिया महाद्वीप के अंदर जो विकासशील देशों में अपन देखें तो लिंग भेद है वो अनियंत्रित है, पुरुषों की जो सामाजिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, लिंग भ्रूण हत्या या शिशु हत्या यहाँ पर ज़्यादा होती है। कहने का मतलब वो सारे कारक जो लिंगानुपात को कम करते हैं वो एशिया महाद्वीप में लागू हो सकते हैं। तो फटाफट महाद्वीपों की तुलना करें तो सर्वाधिक यूरोप का और न्यूनतम एशिया का, ये सवाल बनता है। अगला सवाल हमसे पूछ ले कि विश्व का जो औसत लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान रखना यहाँ स्त्रियों की संख्या के सापेक्ष पुरुषों की संख्या बताई जाती है, और मैंने आपको कह दिया 1000 की बजाय सामान्यतः 100 के ऊपर भी ये बताया जा सकता है लिंगानुपात। तो ध्यान रखना स्त्रियों की संख्या कितनी रहेगी 100 और पुरुषों की संख्या कितनी रहेगी 102। तो ये विश्व का औसत क्या हो गया लिंगानुपात, यानी प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुष कितने हैं 102। तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है कि विश्व का औसत लिंगानुपात 100 महिलाओं पर 102 क्या है पुरुष हैं। उसके बाद विश्व के औसत लिंगानुपात के बाद अगर अगला सवाल हमसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रदेश कौन सा है, तो ध्यान रखना ये लेटविया जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला प्रदेश है। पूछ ले लेटविया का लिंगानुपात कितना है, तो 100 महिलाओं पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 85, यानी प्रति 100 महिलाओं पर 85 पुरुष हैं लेटविया में। वहीं अगर न्यूनतम लिंगानुपात अगर देखें विश्व में कौन से प्रदेश का है, तो हमने इसकी चर्चा कर ली संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। यहाँ अगर अपन नज़र मारें तो 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है 311। इसका मतलब पुरुष जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है प्रति 100 महिलाओं पर। इसके बढ़ने का भी हमने कारण देखा था कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से कार्यशील पुरुष जनसंख्या इन प्रदेशों में आकर क्या रहने लगी, स्थायी रूप से या चयनित रूप से उनका प्रवास हो गया। यानी कार्यशील पुरुष जनसंख्या का चयनित प्रवास जो है वो UAE की लिंगानुपात को कम करने वाला एक महत्वपूर्ण क्या बना फैक्टर। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि महाद्वीपों में यूरोप का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, विश्व का देखें तो 100 महिलाओं पर 102 पुरुष हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर देखें लेटविया का है, और अगर न्यूनतम लिंगानुपात की परिचर्चा अपन करें तो वो है संयुक्त अरब अमीरात का। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर भारत और राजस्थान का और देख लेते हैं। थोड़ा सा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये और देख लें कि भारत का लिंगानुपात कितना है या फिर राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार। यानी प्रोविजनल डाटा की बात देखें या वर्तमान जो 2018 की डाटा देखें, तो अपन 2011 की अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो भारत का लिंगानुपात है वो 2011 में 940 और 2018 में जब वास्तविक डाटा आए थे 943। तो 40 या 43 आप कोई एक याद रख लो कि भारत का लिंगानुपात 943 है, वहीं राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। थोड़ा सा और अपन यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि भारत का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला स्टेट कौन सा है, तो ध्यान रखना केरल है 1084 और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 877। वहीं अगर राजस्थान के लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो डूंगरपुर और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर। तो ये थी सामान्य परिचर्चा विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। अगले वीडियो में अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और लिंगानुपात के बाद हम चर्चा करेंगे आयु संरचना या फिर आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।